मैं आफाक सर एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास बिपिन चंद्रा से हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग बातें करेंगे कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। चूंकि हम लोगों को पता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विघटन की ओर आगे बढ़ता चला गया। तो एनसीईआरटी में इस बात को मेंशन इस तरह से किया गया है कि अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरे तौर पर क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरण कर दिया, जिससे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का कन्वर्शन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तहत में हो गया, जिसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप, उसका आर्थिक ढांचा में एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है, जो अंग्रेजों ने अपने जरूरत के अनुसार इसका बदलाव किया। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है उस यानी ब्रिटिश विजय से पहले की भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था दोनों में एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। यानी इस पॉइंट का मूलतः यही निष्कर्ष है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया, जो अपने लाभ के लिए किया। दूसरा पॉइंट, पहले के सभी, चूंकि ब्रिटिश एस्पेक्ट्स में अगर देखा जाए तो उससे पहले क्या था कि भारतीय राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया। विशेषकर कहा जा रहा है कि मुगल पीरियड या उससे पहले के पीरियड में जो है विदेशियों ने यानी बाहर के आक्रांता तो आए भारत में, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तो हार्म किया, मगर भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई खास परिवर्तन या व्यापक बदलाव नहीं किया। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक और आर्थिक जीवन के भाग बन गए, जैसे किसान, दस्तकार, व्यापारी, इनको जो किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, यानी इनका जब जैसे पहले जीवन था वैसे ही एज इट इज जीवन रहा। मगर ब्रिटिश काल में यह एक व्यापक बदलाव देखने को इसमें मिलता है। दूसरा संदर्भ अगर बात किया जाए कि भारत की जो अपनी ऑटोनोमस यानी ऑटोनोमी जो है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, रूरल इकोनॉमी था, उसकी बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया। किस पीरियड में? तो बिफोर ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश पीरियड से पहले के काल में, जबकि शासकों के बदलने का मतलब था कि कर्मचारियों में परिवर्तन, जो किसान के अधिशेष को वसूला करते थे। मगर ब्रिटिश विजेता जो है बिल्कुल इस प्रकार के स्ट्रक्चर से, उनका स्ट्रक्चर भिन्न था। वो करते क्या थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो परंपरागत ढांचा था उसमें उन्होंने हार्म किया, यानी परंपरागत ढांचे में पूरी तरह से उसको क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। ये मूल भाव हुआ। जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसके मूल भाव को निकाल सकते हैं, यानी हम लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया और इससे पूर्व के काल में ऐसा बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस तो हुए मगर इकोनॉमिकल और अदर एस्पेक्ट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा हार्म नहीं किया, निचले स्तर पर विशेषकर कहा जा रहा है। वे भारत में हमेशा विदेशी शासक बने रहे, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में लेते जाए, यानी भारत का पैसा दोहन करके वो क्या करते लगे, बजबज के बंदरगाह से जो है थेम्स के बंदरगाह में उड़ेलने लगे। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी यहां से संसाधनों का, पैसे का क्या किया गया, दोहन करके ब्रिटेन में ले जाया गया। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अधीन करने और अनेक विविध परिणाम देखने को मिलते हैं। अब कहां-कहां इस तरह के परिणाम है जो एनसीईआरटी में बताया गया है, तो सबसे पहले अगर निचले लेवल पर आए तो दस्तकार जो है, शिल्पकार है, उनकी बर्बादी हो गई। यानी जो पारंपरिक हस्तशिल्प करते थे, क्राफ्ट वाले इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग थे, उनका धीरे धीरे निरंतर पतन होता चला गया। और भारत का जो है कहा जा सकता है कि उस काल में जो स्थिति पहले जो थी वो बिल्कुल चौपट होते चली गई, बदलते चली गई। और इस प्रकार से जो है वो कहा जाता है कि अपने को वो सभ्य कहती है, मगर भारत के लिए वो एक तरह से दोहन कर रही है और शोषण कर रही है। बिल्कुल इसे किस प्रकार से सभ्य कहा जाए, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। अब आते हैं कि मुख्य पतन का कारण यानी डिक्लाइन होने का मूल कारण क्या है। चूंकि इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनें द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता,
क्लियर है? प्रतिद्वंदिता मतलब कॉम्पिटिटिवनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर क्या कर दिया था, लाद दिया था। जैसा कि हम लोगों को पता है ये कौन सा ईयर है, 1813। और आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया कि फ्री ट्रेड जो है वो उन्होंने एक तरफा मोनोपोली ट्रेड की ओर अपने जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया इंडिया में। तो ब्रिटिश में निर्मित वस्तुएं विशेषकर सूती वस्त्र की तुरंत जो है यानी बड़ी भरमार हो गई। स्वाभाविक है, इस तरह से उनको जो है जो देखा जा सकता है कि भारतीय व्यापार पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आदिम तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई और वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता में नहीं टिक सकी। जो भारतीय वस्तु हैं वो ब्रिटिश वस्तुएं जो वहां से बनाई जा रही थी, उन दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता है, वो बिल्कुल नहीं कर पाई, प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाई। तो भारतीय उद्योग जो है उद्योगों को अगर देखा जाए तो विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी, रेलवे बनते ही काफी तेजी से उसका विकास हुआ, ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांव में भी पहुंचा गया। यानी जैसे आज के डेट में आप देखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ग्रामीण इलाकों में भी बहुत आसानी से पहुंच जाता है ना। जैसा कि हम लोग को पता है कम्युनिकेशन अगर अच्छा डेवलप होता है, तो उसी प्रकार से ब्रिटिश काल में जब रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे के विकास ने भी भारत के सुदूरवर्ती गांव में जो है ये बाहर की बनी वस्तुओं को, भारी मशीनों से बनी हुई वस्तुओं को पहुंचा दिया गया, जिससे हमारा निचला लेवल का जो हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी जो उद्योग था छोटा मोटा, वो ग्रामीण उद्योग जिसको कह सकते हैं, रूरल इकोनॉमी पर जो है बिल्कुल हार्म किया गया, चोट पहुंचाई गई। अब इसी संदर्भ में एक लेखक है अमेरिकी D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। ये आप एक जनरल जो है कह सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं, जो एनसीईआरटी में इस पर चर्चा किया गया। अगला है संदर्भ इसका, वो है कि सूत काटने और सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों की सबसे अधिक धक्का लगा। चूंकि हम लोग को पता है कि भारत का एक प्रमुख उद्योग प्राचीन काल से देखा जाए सूती वस्त्र उद्योग है, और चूंकि ब्रिटिशर्स के आने से क्या हो गया कि ये सूती कपड़ा का जो मिल है, यानी ये जो कपड़ा इंडस्ट्री है, उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कॉज किया, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे कि रेशमी सूती वस्त्र उद्योग की हालत भी कोई अच्छी नहीं रही, यानी सूती कपड़ा हो गया, रेशमी हो गया, या ऊनी वस्त्र पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो भी कैसा, नकारात्मक, निगेटिव इंपैक्ट। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, बंदूक, जहाजरानी, ये सब जो चीजें हैं, रंगाई उंगाई की जो चीजें हैं, इनकी निरंतर जो है मार्केट में जो है क्या हो गया, डिमांड घटने लगी, चूंकि इस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। और मार्केट में क्या हो गया कि विदेशी वस्तुओं की निरंतर भरमार लगता चला गया, बहुत ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा। जैसे आज की डेट में हमारे मार्केट में देसी चीजों की तुलना में चाइनीज चीजें हमारे मार्केट में ज्यादा देखने को मिलती है, चूंकि सस्ती बनती है। तो उसी तरह से यहां पर देखने को मिलता है। जिसका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ था, उन्होंने भारतीय उद्योग को बिल्कुल क्या कर दिया, विनाशकारी पहुंचा दिया, विनाश की ओर आगे बढ़ा दिया। ये एक बड़ा पॉइंट है, ध्यान देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी जो हैं योगदान दिया उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बाद के पीरियड में, लास्ट पीरियड में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए गए। दस्तकारों को अपनी वस्तुओं बाजार को जो है बाजार कीमत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है। और जो मजदूरी है, उनको अगर मजदूर भी बनाया जा रहा है तो उनको कम प्रचलित दर, यानी जो प्रचलित दर उससे कम पर जो है मजदूरी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। और दूसरे तरफ अगर भारतीय कुछ उद्योग वाले लोग हैं वो मजदूरी देने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नकारात्मक देखने को मिलती है। किसका चरित्र है ये? औपनिवेशिक शासन का ये एक बड़ा चरित्र है, वो शोषणकारी चरित्र है। उन्होंने अनेक दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए विवश किया, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो पारंपरिक उद्योग है वो बिल्कुल चौपट हो गया ब्रिटिश पीरियड में, जिसके कारण उनको जो है ये पेशा को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्यात की दिए यानी निर्यात पे किए गए जो हमारे यहाँ जो भी वस्तुएं थे उसको प्रोत्साहित किया गया, और जिससे भारतीय हस्तशिल्प जो उद्योग था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, उस पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ही ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योग के विकास के फलस्वरूप
1820 के बाद यूरोपीय बाजार के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः बंद हो गए। इससे यह साबित होता है कि भारतीय उद्योग बिल्कुल चौपट होते चले गए, अब वो प्रतिस्पर्धी नहीं रहे और वैश्विक स्तर पर तो बिल्कुल ही इसके लिए सारे दरवाजे लगभग बंद हो गए। भारतीय शासकों के लिए खास करके आप गौर कीजिएगा, भारतीय शासकों के लिए उनके दरवाजों यानी राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुएं के मुख्य ग्राहक थे धीरे धीरे लुप्त हो गए, चूंकि राज्य रजवाड़ों का पतन हो गया, जिससे भी काफी जो है समस्या का सामना करना पड़ा इन उद्योगों को काफी बड़ा धक्का लगा। चूंकि आप गौर कीजिएगा, भारत में चूंकि छोटे मोटे राजा रजवाड़े अपना सैनिक बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है इससे हथियार का भी डिमांड जो है वो उनका लगभग घट गया। सारे सैनिक अन्य सरकारी सामान जो है ब्रिटेन से खरीदते थे, चूंकि अंग्रेज तो अपने लिए बाहर से आ रहा है उनके लिए वस्तु, जबकि भारतीय जो लोग थे उनका हथियार का उत्पादन पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर निर्भर था और यह बिल्कुल चौपट हो गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय शासक कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों ने ले लिया और ब्रिटिश वस्तुओं की डिमांड निरंतर बढ़ रही है, जबकि भारतीय वस्तुओं का डिमांड निरंतर कमता जा रहा है। कच्चे मालों का निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्प को काफी धक्का पहुंचा है, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी गई। इससे हस्तशिल्प की वस्तुओं जो है वो उसकी कीमत बढ़ गई, विदेशी के साथ प्रतियोगिता करने में जो है काफी उनकी क्षमता जो है घट गई और प्रतियोगितात्मक नहीं रह पाए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि भारतीय हस्तशिल्प जो है काफी तबाही की ओर चले गए और शहरों की तबाही के रूप में सामने भी आई, जिससे बहुत ज्यादा जहां पे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होता था, जहां पर उत्पाद बिक्री होती थी, ये सब लगभग चौपट होते चले गए। शहर जो है लूट घसोट और ये सब चीज वहां चल रहा था और ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योग और भारतीय शहर जो है, जो औद्योगिक शहर के लिए बोला जा रहा है, उनका बिल्कुल डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो ब्रिटिश विजय के कारण ये सब हुआ है। कुछ ऐसे जगह है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ढाका हो गया, सूरत हो गया, मुर्शिदाबाद जो हमारा काफी औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, घनी आबादी वाला समृद्ध क्षेत्र था औद्योगिक केंद्र, जो धीरे धीरे वहां से लोग पलायन होने लगा। अच्छे कारीगर जो थे, उद्योग वाले धंधे वाले लोग थे, वो धीरे धीरे यहां से बाहर जाते चले गए और कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक नगर की जनसंख्या काफी कम हो गई। लगभग एक आंकड़ा कहता है कि 10% तक के आसपास रह गई थी। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जो 1834-35 में इस तरह की बात को मेंशन किया है, इसका मतलब है कि भारतीय उद्योग लगभग जो है मृतप्राय होने लगे और अंग्रेजों का इससे काफी गुना लाभ होने लगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का ये जो लेक्चर है, जो अध्याय है, इसको अगर हम लोग खंडित करके खंड बाई खंड अगर पढ़ें और इसको विश्लेषण तरीके से पढ़ें, तो हमारे लिए आगामी कई तरह के परीक्षाओं में वो काफी लाभकर साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।